हेलो स्टूडेंट्स, मैं बसंत यादव आज इंग्लिश क्लास 12 में उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा देशभक्ति से ओतप्रोत एक प्रसिद्ध छोटी कहानी ए स्पेशल एक्सपीरियंस की चर्चा कर रहा हूं। इसे ध्यान से देखें। इस कहानी में एक घटना का वर्णन है जो स्वतंत्रता से पहले भारत में घटित हुई थी। उस समय लोग देशभक्ति की भावना से स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेते थे। जेलों में डालना, धन व नौकरी की हानि लोगों को स्वतंत्रता के लिए लड़ने से नहीं रोकती थी। यह कहानी ऐसे परिवार से संबंधित है जो देशभक्त है। इस कहानी में एक साहसी महिला कहानीकार है जो एक स्वतंत्रता सेनानी की पत्नी है। इस कहानी में अन्य मुख्य कैरेक्टर ज्ञान बाबू व उनकी पत्नी है। ये स्पेशल एक्सपीरियंस देशभक्ति की एक कहानी है जिसमें भारत में अंग्रेजी राज्य के दिनों में स्वतंत्रता सेनानियों पर किए जाने वाली यातनाओं और अपमानों का सजीव चित्रण है तथा ये कष्ट या यातनाएं स्वतंत्रता सेनानियों के उत्साह को कम नहीं कर पाते थे। ये व्यक्ति देश की आज़ादी के लिए सर्वस्व त्याग के लिए कटिबद्ध रहते थे। स्वतंत्रता सेनानी की पत्नी इस कहानी में बता रही हैं कि मैं अदालत में उस समय थी जब मेरे पति का 1 साल का कठोर कारावास हो गया। कारण सिर्फ यह था कि उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के मई मास में शरबत व पान दे दिया था। लेट्स बिगिन। इसके लिए उन्होंने उसे 1 वर्ष का कठोर कारावास दे दिया। 3 दिन पहले एक छोटे से अपराध के लिए कि मई के माह में तीसरे पहर उसने जाकर राजनीतिक आंदोलनकारियों को शरबत व पान दिया था। मैं उस समय अदालत में ही थी। अदालत के कमरे के बाहर संपूर्ण कस्बे की जनता का राजनीतिक जोश पिंजरे में बंद खतरनाक पशु की भांति पूछ पटक रहा और गुर्रा रहा था। वे ऐसे हथकड़ी में घसीट कर ले गए। एकाएक सन्नाटा छा गया, लेकिन मेरे सिर में एक बवंडर उठ रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे मैं पिघलकर समाप्त होती जा रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और मेरे शरीर के ऊपर से तूफानी लहरों की सनसनी थपेड़े मार मार कर जा रही थी। अपने जीवन में मुझे पहले कभी इतने गर्व का अनुभव नहीं हुआ था। मेरे अंदर अदालत के प्रति ऐसी विचित्र नफरत से युक्त प्रतिक्रिया बन गई। ऐसी ही प्रतिक्रिया आराम से कुर्सी पर शान से बैठे हुए अंग्रेज अफसर के प्रति और ऐसे ही प्रतिक्रिया जरी के काम से सजे हुए लाल साफे बांधे हुए पुलिस के सिपाहियों के प्रति बन गई थी। मैं आगे दौड़कर अपने पति के चरणों का स्पर्श करना चाहती थी तथा मेरी इच्छा थी कि उनके द्वारा अपनाए गए कार्य के लिए अपना जीवन समर्पित कर दूं। वे एक शांत विश्वास से भरे हुए तेजस्वी व दृढ़ देवता थे। वे प्रत्येक प्रकार की कमजोरी, उदासी व दुख से परे थे। उनके होठों पर एक मन को मोह लेने वाली शक्तिशाली मुस्कुराहट की झलक खिल रही थी। इस मामूली से अपराध के लिए 1 वर्ष का कठोर कारावास न्याय का कैसा मजाक था? क्या बलबिली थी और क्या बलिदान था? मैं इस प्रकार के 100 छोटे अपराध कर डालने के लिए तैयार हो गई थी। जब ये लोग मेरे पति को ले जा रहे थे तो उन्होंने मेरी ओर एक उड़ती हुई सी नज़र डाली। मैंने देखा कि वे हल्के से मुस्कुराए और फिर उनकी मुख मुद्रा कठोर हो गई। अदालत से लौटने के बाद मैंने 5 रुपए की मिठाई मंगवाई और स्वतंत्रता सेनानियों में बांट दी। उस शाम को मैंने प्रथम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गठित एक सभा में भाग लिया। मैंने सदस्यों को संबोधित किया और सत्याग्रह को जारी रखने का वचन दिया। मुझे अपने अंदर शक्ति की एक लहर उठती हुई अनुभव हुई। उस उमड़ती हुई महाशक्ति के स्रोत के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। जब सब जा चुका हो तब फिर डरने का कौन सा कारण शेष रह जाता है? वास्तव में इससे भी अधिक बुरी और कौन सी बात भगवान मेरे लिए बचा कर रख सकता था? अगले दिन मैंने 2 तार भेजे, एक अपने पिताजी को और दूसरा अपने ससुर को। मेरे ससुर पेंशन पर जीवन निर्वाह करते थे और ये मेरे पिताजी वन विभाग में एक ऊंचे पद पर कार्यरत थे। एक पूरा दिन बीत गया, कोई उत्तर नहीं आया। एक और दिन बीत गया और फिर भी कोई उत्तर नहीं आया। तीसरे दिन दोनों ओर से पत्र आए, क्रोध से भरे हुए पत्र। मेरे ससुर ने लिखा था, मैं तो सोच रहा था कि अपनी वृद्धावस्था में मैं तुम दोनों पर अपनी सेवा के लिए निर्भर रह सकूंगा, किंतु तुम लोगों ने मुझे कितने दुख भरी निराशा दी है। अब मैं क्या करूं?
भीख मांगने पर एक कटोरा लेकर निकल जाऊं? मेरे तो सब कुछ यही छोटी सी सरकारी पेंशन है, और यदि उन लोगों को पता चल गया कि मैं तुम्हारा पक्ष ले रहा हूं तो यह भी समाप्त कर दी जाएगी। मेरे पिताजी का स्वर कुछ नरम था, किंतु इनका इरादा बहुत कुछ वैसा ही था। उस वर्ष उन्हें नया वेतनमान व वेतन वृद्धि प्राप्त होने वाली थी। उन्हें नौकरी से निकाला जा सकता था और उनकी पदोन्नति रोकी जा सकती थी। हाँ, मेरी इच्छा के अनुसार भरपूर शाब्दिक आश्रय देने के लिए दोनों तैयार थे। मैंने दोनों पत्र फाड़ दिए और निश्चय कर लिया कि मैं उनको भविष्य में कभी पत्र नहीं लिखूंगी। अरे स्वार्थ, तूने मनुष्यों पर कैसा अद्भुत मायाजाल डाल रखा है। मेरे पति का स्वयं का पिता सदैव अपने ही बारे में सोचता रहता है, अपने स्वयं के बेटे के लिए कितना निर्दयी हो रहा है। मेरे ससुर अपने स्वयं की पुत्र वधू के प्रति कितना उदासीन है, और यह सब इतनी छोटी सी उम्र में अनुभव हो जाना, संसार के सारे आश्चर्य मानो मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। इस घटना के होने तक मैं अपनी गृहस्थी की छोटी सी दुनिया में ही व्यस्त थी, लेकिन अब यह नई समस्या पैदा हो गई थी। बिना किसी सहायता के घर में, बिना किसी मनुष्य के मैं किस प्रकार सब कुछ संभाल पाऊंगी? किंतु मैं जा भी कहाँ सकती थी। यदि मैं पुरुष के रूप में जन्म लिया होता तो मैं कांग्रेस में जा सकती थी, मैं नौकरी कर सकती थी, किंतु मेरे पैरों में स्त्रीत्व की जंजीरें पड़ी हुई थी। मेरे लिए तो साज श्रृंगार और मधुर व्यवहार ही अंतिम सीमा थे। मैं एक स्त्री थी और यही सब कुछ था। यदि इस दशा में मैं मर भी जाती तो कोई बात नहीं थी, किंतु प्रत्येक मूल्य पर मेरे स्त्रीत्व की सीमा सुरक्षित रहनी चाहिए थी। उसके विरुद्ध बदनामी की कोई बात भी खड़ी नहीं होनी चाहिए थी। मैंने पैरों की आहट सुनी। मैंने नीचे झांका। दो व्यक्ति नीचे खड़े हुए थे। मेरा मन किया कि पूछूं, तुम कौन हो, तुम क्या चाहते हो? और तब मुझे ध्यान आया, मुझे क्या अधिकार है? यह तो एक आम रास्ता है, इस पर खड़े रहने का अधिकार सभी को है। मुझे अचानक भय की आशंका हुई, जो गई नहीं। वह मेरे हृदय में एक सुलगते हुए अंगारे की भांति पीड़ा देता रहा। ऐसा लगा मानो मेरा शरीर जल रहा था। मैंने अंदर से दरवाजे की चटकनी बंद कर ली। घर में एक बड़ा चाकू था, वह मैंने अपने तकिए के नीचे रख लिया। फिर भी डर ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। लगा जैसा वह मेरे चारों ओर घूम रहा हो। किसी ने पुकारा, मैं सिहर उठी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने दरवाजे से कान लगा दिया। कोई कुंडा खटखटा रहा था। मेरा हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। वे दोनों क्या करने का इरादा था उनका? वे मुझसे क्या चाहते थे? सब कुछ बड़ा भयानक था। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, बल्कि मैंने खिड़की से पुकारा, दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है? उत्तर पाकर मैं आश्वस्त हुई। मेरा डर समाप्त हो गया। वे मेरे पति के सबसे अच्छे मित्र ज्ञान बाबूचंद थे। और नीचे गई और दरवाज़ा खोल दिया। उनके साथ एक महिला उनकी पत्नी थी। वे मुझसे आयु में बड़ी थी। मेरे घर में वे पहली बार आई थी। मैंने उनके चरण स्पर्श किए। ये तो पुरुष ही होते हैं जो अपने जीवन की राह में मित्र बना लिया करते हैं। महिलाएं तो केवल औपचारिकता निभाती हैं। मैं दोनों को ऊपर ले आई। ज्ञान बाबू किसी स्कूल में अध्यापक थे। वह एक विद्वान, विशाल हृदय और प्रत्येक प्रकार की बुराई से शून्य व्यक्ति थे। आज उनकी पत्नी उन्हें खींच लाई थी। वह स्वस्थ शरीर वाली, बहुत सुंदर और एक महारानी के व्यक्तित्व वाली महिला थी। वह सिर से पैर तक आभूषणों से सजी थी। कल्पना की उड़ान के अनुसार सुंदर तो वह नहीं थी, किंतु उनका व्यक्तित्व रौब दौब से भरा हुआ था। किंतु इस समय वह आत्मविश्वास के साक्षात अवतार प्रतीत हो रही थी। उनकी दृष्टि बता रही थी कि वह बाहर चकमक पत्थर की तरह और भीतर से स्वर्ण की तरह थी। क्या तुमने घर को लिख दिया है? उन्होंने हिचकिचाते हुए पूछा। हाँ, मैंने उत्तर दिया। कोई तुम्हें लेने आ रहे हैं क्या? नहीं, मेरे पिताजी मुझे नहीं चाहते, मेरे ससुर भी मुझे नहीं चाहते। तो अब क्या करने का इरादा है? कुछ नहीं, यही दिन व्यतीत करने की बात सोचती हूँ। चलो हमारे साथ रहना, मैं तुम्हें अकेले नहीं रहने दूंगी। पुलिस के 2 जासूस यहाँ चक्कर लगाते घूम रहे हैं। इतना अनुमान तो मैंने भी लगा लिया है। ज्ञान बाबू ने अपनी पत्नी की ओर दृष्टि डाली, मानो वह उनका अनुमोदन पाना चाह रहे हों। क्या मैंने तागा लेने जाऊं? उन्होंने अपने पति की ओर उतनी अपेक्षा से देखा जैसा कहना चाह रही हो, आप अभी तक यहाँ हैं। वे डरते डरते दरवाजे की ओर चले।
रुको, उनकी पत्नी ने कहा। कितने तागे? कितने? वे चिंतित प्रतीत हुए। क्या तुम नहीं समझते, एक तागा तो हम तीनों सवारियों के लिए चाहिएगा, और ये बक्से, बिस्तर और बर्तन भाड़े, क्या तुम सोचते हो कि ये मेरे सिर पर चलेंगे? तो मैं 2 तागे ले आऊँगा, उन्होंने डरते डरते कहा। एक तागे में तुम भला कितना सामान लाद लोगे? क्या हो गया है तुम्हें? तो मैं 3-4 तागे ले आऊँगा। ठीक है, पर जाओ तो सही। इतनी छोटी सी बातें सोचने विचारने में भी इन्हें घंटा भर चाहिए। मेरे कुछ कहने के पहले ही ज्ञान बाबू जा चुके थे। मैंने डरते डरते कहा, आपको परेशानी ही होगी। उन्होंने तेज स्वर में उत्तर दिया, हाँ, परेशानी तो होगी ही, अवश्य होगी। तुम दिन में 2 बार खाना खाओगी और मेरे कमरे में एक कोना घेर लोगी और मेरा 2 आने का तेल अपने बालों में डाल लेगी। क्या तुम इसी को परेशानी समझती हो? लज्जित स्वर में मैंने उत्तर दिया, मुझे क्षमा कर दें, मुझे खेद है। बड़े प्यार से उन्होंने अपनी बाह में मेरे दूसरी ओर से कंधे पर रख दिया और कहा, जब तुम्हारे पति जेल से छोड़ दिया जाए तब तुम हमें निमंत्रित करना, मैं प्रसन्नता से तुम्हारी अतिथि बन जाऊंगी। तुम चाहो तो इस तरह से मेरा बदला चुका देना। अब तो संतोष हुआ ना? सामान बांधना शुरू कर दो, बिस्तरों और भारी फर्नीचर को हम लोग कल ले जाएंगे। जीवन में आज तक मुझे इतनी ममतामयी, उदार, मीठा बोलने वाली महिला से मिलने का अवसर नहीं मिला था। अगर मैं उनकी छोटी बहन भी होती तो वे मुझे इससे अधिक प्यार नहीं दे सकती थी। किसी के कष्ट के दूर करने वाली मिठास तो सदैव उनके साथ बनी ही रहती थी। उनके कोई बच्चा नहीं था, लेकिन इस बात का उन पर कोई प्रभाव मालूम नहीं देता था। घर के छोटे मोटे काम के लिए उन्होंने एक लड़का रखा हुआ था, किंतु शेष सारा कठिन काम वे स्वयं किया करती थी। वह कैसे सब कुछ संभालती थी, इसका मुझको कुछ भी पता नहीं था। वह बहुत ही थोड़ा भोजन करती थी, किंतु फिर भी गुलाबी पड़ रही थी। वह कभी आराम भी नहीं करती थी, यहाँ तक कि भरपूर गर्मियों में दोपहर में भी नहीं सोती थी। वह मुझे एक भी काम नहीं करने देती थी। उनका बस एक ही काम था कि प्रत्येक अवसर पर मुझे खिलाती पिलाती रहे। सचमुच यही मेरी वास्तविक परेशानी थी कि आवश्यकता से अधिक भोजन करने से कैसे बचा जाए। मुश्किल से 8 दिन व्यतीत हुए होंगे। एक दिन मैंने एकाएक पुलिस के 2 जासूसों को मकान के सामने देखा। मैं घबरा गई, यह बदमाश कभी मेरा पीछा छोड़ेंगे या नहीं। वे मेरे पीछे पीछे यहाँ तक चले आए हैं। मैंने उन्हें बताया, वे हैं दोनों बदमाश, यहाँ भी चक्कर लगा रहे हैं। उन्होंने नफरत के साथ कहा, वे कुत्ते हैं, भटकने दो उन्हें, कौन परवाह करता है उनका। मैंने चिंता के साथ कहा, वे कहीं शरारत न कर बैठे। उन्होंने निश्चित भाव से कहा, वे अधिक से अधिक भौंक ही सकते हैं। मैंने कहा, और काट भी सकते हैं। वह मुस्कुराई, वे हमें यहाँ से डराकर भगा नहीं सकते हैं। लेकिन मुझे तसल्ली नहीं हो सकी। मैं उन पर दृष्टि रखने के लिए बार बार खिड़की के ओर जाने लगी। वे मेरे पीछा क्यों कर रहे हैं? मैं भला अंग्रेजी सरकार के फौलादी ढांचे को क्या नुकसान पहुंचा सकती थी? उसे हानि पहुंचाने के लिए मेरे पास कौन सी शक्ति और कौन सी योग्यता थी? क्या वे मुझे यहाँ से डराकर भगा देना चाहते हैं? इससे उनका कौन सा भला होगा? मुझे बेसहारा और अकेली भटकते देखकर उन्हें क्या मिलेगा? नीचता की हद है। अगला सप्ताह बिता वे दोनों वहाँ जमे रहे और इधर मैं थी सहमी सहमी सी। कुछ भी पता नहीं था कि क्या होगा। मैं जानती थी कि उनका अतीत बने रहने का इतना लाभ उठाना मेरे लिए ठीक नहीं था, लेकिन उनको यह सब बताने का साहस मुझ में नहीं था। एक दिन शाम को ज्ञान बाबू घर आए तो वह घबराए से मालूम पड़ रहे थे। मैं बरामदे में परवल छिल रही थी। वे अंदर चले गए और उन्होंने अपनी पत्नी को संकेत से बुलाया। अपने स्थान पर बैठे बैठे उन्होंने कहा, अपना मुंह खोलने से पहले कपड़े बदल कर हाथ मुंह क्यों नहीं धो लेते? किंतु ज्ञान बाबू अत्यधिक घबराए हुए थे। वह सब कुछ बोल देना चाहते थे। वह अड़ गए। तुम्हें बता रहा हूँ कि जीवन खतरे में है। वह बैठी ही रही। तो फिर बता क्यों नहीं देते? यहाँ पर दूसरा कोई नहीं है। नहीं नहीं, यहाँ आओ। बात क्या है? यहाँ पर कोई भी तो नहीं है। मैंने बाहर निकल जाने का प्रयास किया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे बाहर नहीं जाने दिया। ज्ञान बाबू मेरी उपस्थिति में कुछ बताना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके पास चुप रहने का धैर्य भी नहीं था। उन्होंने कहा, आज मेरा प्रधानाचार्य से विवाद हो गया। बनावटी गंभीरता के स्वर में उनकी पत्नी ने कहा, तुम्हारा विवाद हो गया और तुमने उसे होश में ला दिया है ना? अरे गंभीरता से काम लो। इधर मेरी नौकरी जा रही है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। अगर आपको नौकरी जाने का इतना ही भय था तो किसने
आपसे कहा था कि जाओ और प्रधानाचार्य से लड़ बैठो। उससे मेरी लड़ाई नहीं, केवल विवाद हुआ है। प्रारंभ तो उसी ने की थी। उसी ने मुझे कार्यालय में बुलाया था और डांटना शुरू कर दिया। फिर मैं भला क्या कह सकता था? बताओ तो सही कि आखिर क्या हुआ। मैं तो इस लड़की को अपनी बहन मानती हूँ। मैं इससे कुछ भी नहीं छिपाती हूँ। और मान लो कि जो कुछ मैं कहने जा रहा हूँ उसका संबंध इसी से हो तो। अपने पति के मन के भाव समझकर उन्होंने कहा, अब समझी तो वे सीआईडी वाले लोग हैं। उन लोगों ने जाकर तुम्हारे प्रधानाचार्य से शिकायत की है। जीवन भर ज्ञान बाबू इस गुत्थी को नहीं सुलझा सके कि उनकी पत्नी ने इतनी सरलता से उनके हृदय की बात कैसे जान लिया। उन्होंने कहा, पुलिस के जासूस ने प्रधानाचार्य से कुछ नहीं कहा। वे तो सीधे कमिश्नर साहब के पास जा पहुँचे। कमिश्नर साहब ने प्रिंसिपल को आदेश भेजा कि मुझसे पूछताछ की जाए। उनकी पत्नी ने जानबूझकर उत्तर दिया, अच्छा, और प्राचार्य ने तुमसे कहा कि इसे अपने घर से निकाल दो, ऐसा ही कुछ समझो। और तुमने उससे क्या कहा? कोई निश्चित बात नहीं की। मैं क्या कह सकता था? सब कुछ इतनी जल्दी में हो गया। उनकी पत्नी ने उनसे सीधे सीधे कहा, इसका तो बस एक ही उत्तर था, है ना? इससे सोचने विचारने की भला क्या बात थी? ज्ञान बाबू जड़वत रह गए। लेकिन सोचने विचारने के लिए मुझे कुछ तो समय चाहिए था। तुम क्या ऐसा नहीं सोचते हो? उनकी पत्नी की भौहें तन गई। मैंने उनको पहली बार इस प्रकार की मनोदशा में देखा था। वह बोली, तुम अभी अभी अपने प्रधानाचार्य के पास जाओ और उसके पास ही मुख पर ही कह दो, मैं किसी भी दशा में इस लड़की को अपने घर से बाहर नहीं जाने दूंगा। और यदि आपको मेरी बात पसंद नहीं आ रही है तो अपना मेरा त्याग पत्र ले सकते हैं। जाओ अभी और लौट कर ही हाथ मुंह धोना। आंसुओं में डूबे हुए स्वर में मैंने कहा, बहन जी, मैं नहीं चाहती कि। उन्होंने मेरी बात काटते हुए कहा, चुप रहो। तुम चाहती हो कि तुम्हारी कान मरोड़े जाए? तुम हम पति पत्नी के बीच में बोलने वाली कौन होती हो? या तो हम साथ साथ पार जाएंगे या फिर साथ साथ ही डूबेंगे। मुझे तो अपने इन बहादुर पति पर शर्म आती है। इनका आधा जीवन तो व्यतीत हो चुका है और इन्हें अभी तक यह नहीं आता कि कब क्या करना चाहिए। फिर अपने पति की ओर मुड़ते हुए उन्होंने कहा, अब तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो? अगर तुम इतना डर रहे हो तो क्या मुझे जाकर उससे सब कुछ कहना पड़ेगा? ज्ञान बाबू सरक कर बोले, इस काम को मैं कल करूँगा। अब तो पता नहीं उसे कहाँ कहाँ खोजना पड़ेगा। मैं सारी रात व्याकुलता से करवटें बदलती रही। इधर एक मैं थी, अपने पिता और ससुर के द्वारा दुत्कारी हुई, बेघर द्वार के अकेले भटकती हुई। और यहाँ कितना प्रेम था, कितना सम्मान था। मैंने मन ही मन में कहा कि यदि संसार में कहीं कोई देवी थी तो वह यही है। अगले दिन जब ज्ञान बाबू अपने काम पर जाने लगे तो उनकी पत्नी ने उनसे कहा, मामले को पूरी तरह से निपटाए बिना वापस मत लौटना। अब फिर लौटकर मुझे पुनः यह मत सुनाना कि तुम्हें अभी इस पर कुछ और विचार करना होगा। जब ज्ञान बाबू चले गए तो मैंने उनकी पत्नी से कहा, बहन जी, आप मेरे साथ बड़ा अन्याय कर रही हैं। मैं आपके ऊपर किसी तरह का बोझ नहीं बनना चाहती। वह मुस्कुराई और बोली, बस यही कहना था तुम्हें? हाँ, लेकिन मुझे और भी बहुत कुछ कहना है। बहुत अच्छा, लेकिन इससे पहले कि तुम कुछ कहो, मुझे यह बात का उत्तर दो कि तुम्हारे पति का जेल किस लिए हुई है? क्या इसलिए कि उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों की सहायता की? और ये स्वतंत्रता सेनानी अंततः हैं कौन? ये हमारे देश के वीर हैं। ये वे सैनिक हैं जो हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और क्या इन स्वतंत्रता सेनानियों की अपनी कोई संतान नहीं है? और क्या इनके कोई माँ बाप नहीं हैं? और क्या इनके पास कोई काम धंधा नहीं था जो इन्हें देश की लड़ाई लड़ने के लिए छोड़ दिया? और क्या इस एक शुभ कार्य के लिए इन्होंने सर्वस्व नहीं त्याग दिया? एक ऐसा आदमी जो इस प्रकार के स्वतंत्रता सेनानियों की सहायता करता है, जो उनके लिए जेल जाता है, एक अति प्रभावशाली व्यक्ति होता है। वह एक ऐसी नारी होती है जिसके दर्शन से हृदय पवित्र हो जाता है। मैं शांत हो गई। इनके आभार के कृपा सागर में गोते लगाने लगी। उस शाम को ज्ञान बाबू अपने चेहरे पर विजय की चमक लेकर लौटे। उनकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ?
ज्ञान बाबू ने गर्व के साथ उत्तर दिया। मैंने अपना त्यागपत्र प्रस्तुत कर दिया और इससे प्राचार्य को आश्चर्य हुआ। वह सीधे पुलिस कमिश्नर के पास गए और वे दोनों एक कार में जा बैठे और न जाने कौन कौन सी बहस कर रहे थे। फिर वे मेरे निकट आ गए और पूछने लगे, आप राजनीतिक सभाओं में जाया करते हैं? और मैंने उत्तर दिया, नहीं श्रीमान जी, मैं नहीं जाता हूँ। क्या आप कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं? मैंने उत्तर दिया, सदस्य नहीं श्रीमान जी, मैं तो किसी सदस्य का मित्र तक नहीं हूँ। क्या तुम पार्टी के फंड में चंदा देते हो? और मैंने उत्तर दिया, कभी नहीं श्रीमान जी, एक सादा पाई तक नहीं दी हूँ। तदनुसार ज्ञान बाबू सभी आरोपों से मुक्त कर दिए गए और उनका त्याग पत्र अस्वीकार कर दिया गया। सभी प्रसन्न थे। श्रीमती ज्ञानचंद इतनी प्रसन्न थी कि उन्होंने उस स्त्री यानी कहानी कहने वाली महिला को आलिंगन में समेट लिया। थैंक्स।